everybody, welcome to my YouTube channel and today we will gonna start with lecture number 7 of breathing and exchange of gases chapter। पिछले लेक्चर में हमने इंस्पायरेशन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। नॉर्मल इंस्पायरेशन की हमने बात की थी, उसका मैकेनिज्म देखा था। हमने देखा था कि जो नॉर्मल इंस्पायरेशन है उसके अंदर दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम 75% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो 25% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो एक एक्टिव प्रोसेस हुआ जिसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट हमें होगी। ठीक है, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस था और इसके अंदर हमने मैकेनिज्म देखा था। जो हमारे पास डायफ्राम होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है और डोम शेप से फ्लैट शेप में चला जाता है। ठीक है, अब डोम शेप में था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फ्लैट शेप में आ गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो हमारी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम थी और इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम थी वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जो हमारे पास इंट्रापल्मोनरी प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। हमने देखा था जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उसके अंदर क्या होता है, जो रिब्स एंड स्टर्नम होता है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करते हैं, जिसके कारण थोरेसिक कैविटी एंड इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाती है और जो हमारे पास प्रेशर होता है उसके अंदर भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये सब हमने इंस्पायरेशन के अंदर कंप्लीट किया था। आज हम एक्सपायरेशन करने वाले हैं। तो बेसिकली व्हाट इज एक्सपायरेशन? एक्सपायरेशन होता क्या है? एक्सपायरेशन के अंदर जो CO2 गैस लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो हम बाहर एक्सपेल करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच CO2 गैस इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, CO2 गैस जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये कौन सी प्रोसेस है? हमारे पास एक्सपायरेशन है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। ओके, ये सब एक्सपायरेशन में होता है। तो एक्सपायरेशन में होता क्या बेसिकली, जो इंस्पायरेशन के अंदर दो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी ना, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो दोनों ही मसल्स एक्सपायरेशन के अंदर रिलैक्स हो जाएगी। और जब रिलैक्सेशन होता है तो वो एक पैसिव प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें कोई एटीपी की नीड नहीं होती उसके अंदर। ठीक है, तो ये एक पैसिव प्रोसेस है और एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास एक्सपायरेशन के अंदर। ठीक है, दोनों ही मसल्स जो है रिलैक्स कर जाएंगी, अपनी अपनी पोजिशन पे वापस चली जाएंगी। ठीक है, जो डायफ्राम रिलैक्स हुआ था वो फ्लैट शेप में हो गया था। ठीक है, जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंस्पायरेशन के अंदर वो डोम शेप से फ्लैट शेप में चला गया था डाउनवर्ड मूव करके। ठीक है, अब जब रिलैक्स करेगा तो वो वापस डोम शेप में आ जाएगा। ठीक है, जो पैराइटल प्लूरा डायफ्राम के साथ अटैच थी वो वापस ऊपर चली जाएगी, पुल हो जाएगी वो अपवर्ड। ठीक है, जो विसरल प्लूरा थी वो भी वापस अपवर्ड पुल हो जाएगी। विसरल प्लूरा के साथ लंग्स अटैच्ड होते हैं, हमें पता है इस बात का, वो भी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे, वो भी अपवर्ड मूव कर जाएगा। जहां पे लंग्स स्ट्रेच थे अपने इंस्पायरेशन के अंदर वो वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे एक्सपायरेशन के अंदर। ठीक है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब वो वापस अपनी पोजीशन पे जाएंगे तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और जो वॉल्यूम थी वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है, देखो ये इंस्पायरेशन का डायग्राम है जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारी मसल डायफ्राम वाली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, फ्लैट शेप में आ गया था हमारा डायफ्राम, जिसके कारण हमारी थोरेसिक कैविटी जो है इंक्रीज हो गई थी। और ये हमारे पास किसका डायग्राम है, ये हमारे पास एक्सपायरेशन का डायग्राम है जिसके अंदर जो हमारा डायफ्राम है वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। ठीक है, ये देखो पैराइटल प्लूरा वापस अपनी जगह पे आ गई, विसरल प्लूरा वापस अपनी जगह पे आ गई और जो लंग स्ट्रेच हो गए थे वो भी अपनी पोजीशन पे आ गए, जिसके कारण क्या हुआ, जो हमारा प्रेशर था इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वो इंक्रीज हो गया और जो वॉल्यूम थी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, और जो इसकी वॉल्यूम थी वॉल्यूम वन ज्यादा रहेगी, वॉल्यूम 2 कम रहेगी। वॉल्यूम 1 का प्रेशर जो है वो डिक्रीज रहेगा, वॉल्यूम 1 का जो प्रेशर होगा ना वो डिक्रीज रहेगा। ठीक है, इस लंग के अंदर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज रहेगा क्योंकि इसके अंदर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और इसके अंदर कम है। ठीक है, वॉल्यूम कम है इसके अंदर तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, गैस प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगी। ठीक है, जो हमारे पास वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी की वो डिक्रीज हो जाएगी, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम को क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। बात करेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की। जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिलैक्स कर जाएंगे एक्सपायरेशन के अंदर, क्योंकि जो हमारे पास इंस्पायरेशन था उसके अंदर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कर रही थी,
कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव कर रही थी, और एक्सपायरेशन के अंदर अब वो रिलैक्स करेंगी तो कैसे मूव करेगी, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, और जब वो ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी तो हमारी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, जब हमारे पास रिब्स और स्टर्नम इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करेंगे तो जो हमारी पैराइटल प्लूरा है वो भी इनवर्ड मूव करेगी, उसकी वजह से जो विसरल प्लूरा है वो भी इनवर्ड मूव करेगी। विसरल प्लूरा हमें पता है लंग्स के कांटेक्ट में होती है, जब विसरल प्लूरा अंदर मूव कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है लंग्स भी अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएंगे, वो और स्ट्रेच्ड नहीं रहेंगे, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, है ना। देखो this takes the ribs and sternum inward and downward. Volume of thoracic cavity decreases, volume of intrapulmonary cavity also decreases. जो क्यों डिक्रीज होगी, जो हमारे रिब्स है और स्टर्नम है मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, पैराइटल प्लूरा आल्सो मूव इनसाइड along with it, visceral pleura moves inside, taking the lungs inside, that is lung that was stretched have come back to their original position. जो हमारे पास लंग स्ट्रेच थे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गए, ठीक है। और ये देखो जो हमारे पास ये लंग है, इसको लंग मान लो, ठीक है, बाहर एटमॉस्फेरिक कितना है, 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर भी 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारे पास अब क्या होगा, अंदर हमारे पास 762 हो जाएगा, ठीक है, इंस्पायरेशन की वजह से 762 एटमॉस्फेयर 762 प्रेशर हो गया अंदर की तरफ, ठीक है, लंग्स में। अब बाहर क्या होगा, बाहर तो हमारे पास 760 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमने देखा था जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो चेंज नहीं होता है ना, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जो अंदर का प्रेशर है वही चेंज होता है, इंस्पायरेशन के कारण अंदर कितना हो रखा है, 762 प्रेशर हो रखा है। अब एक्सपायरेशन करेगा वो, अब एक्सपायरेशन कहाँ से कहाँ होगा, अब एक्सपायरेशन में बाहर से तो हम लेंगे नहीं अंदर एयर, क्योंकि हमने देखा था हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है एयर हमेशा, ठीक है। तो अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो 762 से 760 की तरफ जाएगा, है ना। और जो हमारे पास वॉल्यूम है वो 760 वाले की ज्यादा है वॉल्यूम, और जो हमारे पास 762 है लंग का प्रेशर उसकी कम है। क्यों कम है, क्योंकि जो हमारे पास 760 प्रेशर है जिस लंग के अंदर वो प्रेशर कम है एज कंपेयर टू 762, ठीक है। जो हमारे पास 760 है, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगी, और इसमें प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम होगी, ठीक है। इसलिए जो हमारा V1 वॉल्यूम है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू V2 वॉल्यूम, ओके, ठीक है। और हमने देख लिया कि रिब्स रिलैक्स करती है एक्सपायरेशन के अंदर, रिब्स एंड स्टर्नम जो कि हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। हमारा नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम फटाफट से एक बार इनकी क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे, ओके। तो जो हमारा इंस्पायरेशन है उसके अंदर दो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो डोम शेप से फ्लैट शेप में चला जाता है, ठीक है, डोम शेप से फ्लैट शेप में चला जाता है, ठीक है। और जो हमारी पैराइटल प्लूरा होती है, लंग की आउटर कवरिंग, वो डायफ्राम के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है, अटैच्ड होती है। तब जब डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट शेप में जाता है तो उसके साथ साथ पैराइटल प्लूरा भी स्ट्रेच होती है, जिसके कारण विसरल प्लूरा स्ट्रेच होती है, और विसरल प्लूरा लंग के कांटेक्ट में होती है तो लंग्स भी स्ट्रेच्ड हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो अब जब हमारे लंग स्ट्रेच होते हैं, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कौन से एक्सेस में स्ट्रेच होते हैं, जब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लंग्स जो है हमारे वो कौन से एक्सेस के अंदर स्ट्रेच करते हैं, वो स्ट्रेच करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस पे, ठीक है। ये जो है हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस है। जब हमारा लंग्स ऐसे स्ट्रेच करेगा तब ये कौन से एक्सेस पे स्ट्रेच करेगी, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस पे, ठीक है। अब जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं
जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेगी, और जो हमारे लंग्स है वो भी साथ के साथ स्ट्रेच होंगे इसी एक्सेस पे। तो जो हमारे लंग्स होंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लंग्स कौन से एक्सेस पे स्ट्रेच होंगे? डोर्सोवेंट्रल एक्सेस पे। कौन से एक्सेस पे? डोर्सोवेंट्रल एक्सेस पे। ठीक है, जब डायफ्राम स्ट्रेच करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब जो हमारे लंग स्ट्रेच करेंगे वो करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस पे स्ट्रेच। जब हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब जब लंग स्ट्रेच करेंगे वो करेंगे डोर्सोवेंट्रल एक्सेस पे स्ट्रेच। ठीक है, ठीक है, डोर्सोवेंट्रल एक्सेस पे स्ट्रेच करेंगे जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस पे वो स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, जो हमारी मसल्स होती है वो दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जो हमारी थोरैसिक कैविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लंग्स जो है स्ट्रेच कर रहे हैं, मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमारी थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगी। और जो हमारी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जो हमारा प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। 760 से 758 पे चला जाएगा प्रेशर। ठीक है, अब ये हमारा लंग है, लंग के अंदर जो प्रेशर है वो 758 है, लंग के बाहर प्रेशर है वो 760 है। तो हमने देखा था हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एयर आती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 है, लंग का प्रेशर कितना है हमारे पास? 758। तो बाहर से एयर अंदर आएगी, और कब तक आएगी? जब तक अंदर भी 760 ना हो जाए, है ना, तब तक आएगी। और जो हमारे पास ये प्रोसेस है, ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस है। हमें इसके अंदर एटीपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर हमारी दोनों मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के अंदर दोनों ही मसल्स क्या करती है? रिलैक्स करती हैं। ठीक है, दोनों मसल्स क्या करेंगी? रिलैक्स करेंगी। जो हमारी इंस्पायरेशन के अंदर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट शेप में आ गया था, वो वापस रिलैक्स करके डोम शेप में ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? हमारी जो दोनों कवरिंग है वो भी अपनी पोजीशन पे चली जाएंगी, जो लंग है वो भी अब स्ट्रेच नहीं रहेगा, वो भी अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, है ना। जो हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो भी अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। जो इंस्पायरेशन के अंदर अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव कर गई थी वो वापस डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव कर जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। इसमें भी क्या होगा? लंग्स वापस स्ट्रेच नहीं रहेंगे, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, है ना। दोनों ही मसल्स जो है रिलैक्स कर जाएंगी। जो हमारी थोरैसिक कैविटी इंस्पायरेशन के अंदर इंक्रीज हो गई थी वो एक्सपायरेशन के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। जो हमारी इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंस्पायरेशन के अंदर इंक्रीज हुई थी वो ही वॉल्यूम एक्सपायरेशन के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब जब वॉल्यूम डिक्रीज हुई एक्सपायरेशन के अंदर, तो एक्सपायरेशन के अंदर प्रेशर क्या है हमारे पास? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा लंग्स के अंदर, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो तो कम होगी, तो गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितना प्रेशर हो जाएगा? बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 760 है, और अंदर कितना हो जाएगा? 762 हो जाएगा। ठीक है, अंदर कितना हो जाएगा? 762 हो जाएगा। इंस्पायरेशन के टाइम पर जब 760 हो गया था उससे 762 हो जाएगा। ठीक है, अंदर लंग्स का प्रेशर, और बाहर 760 रहेगा। हमने पता है जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो तो कांस्टेंट रहता है, वो नहीं चेंज होने वाला। अंदर लंग्स का प्रेशर ही चेंज होगा जब भी होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस कौन सा है हमारे पास? पैसिव प्रोसेस है। प्रेशर कितना हमारे पास लंग्स के अंदर? 762। इधर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 760। ठीक है, हमने देखा था हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एयर जो है मूव करती है, तो जो एयर है अंदर ज्यादा है, प्रेशर अंदर ज्यादा है, तो कहाँ से कहाँ मूव करेगी गैस? अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी। तो ये हुआ हमारे पास एक्सपायरेशन। ठीक है, ये एक पैसिव प्रोसेस है, कोई एटीपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मसल्स जो हमारे पास रिलैक्स कर रही है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूरल रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, तो न्यूरल रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास ब्रेन है वो कैसे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करवाता है। ठीक है, कैसे वो हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, कैसे रिलैक्स करवाता है। ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सिग्नल आया, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है।
सिग्नल बंद कर दिया ब्रेन ने, नहीं हो रहा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वापस आया सिग्नल, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्स, ठीक है। बंद कर दिया ब्रेन ने सिग्नल तो रिलैक्स हो गया, ठीक है। ये सब चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि कैसे रिलैक्सेशन होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे ब्रेन सिग्नल देता है, ठीक है। ये सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पोन्स होता है, ठीक है। पोन्स के नीचे मेड्यूला होता है, मेड्यूला के अंदर डीआरजी होता है, ठीक है। ये ब्रेन का ही पार्ट है अभी, ठीक है। डीआरजी होता है, ठीक है। मेड्यूला के अंदर डीआरजी प्रेजेंट होता है। अब ये डीआरजी क्या है? ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है। डीआरजी की फुल फॉर्म क्या है? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है? डीआरजी सिग्नल नर्व इंपल्स भेजता है डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास कि भाई हाँ अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल भेजता है, नर्व इंपल्स भेजता है। कौन भेजता है? डीआरजी, ठीक है। डीआरजी भेजता है और डीआरजी क्या है हमारे पास? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ठीक है। डीआरजी क्या है हमारे पास? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। कितनी देर के लिए जो हमारा डीआरजी है वो एक्टिवेट रहता है? 2 सेकंड के लिए, ठीक है। नर्व इंपल्स कितनी देर के लिए भेजता है? 2 सेकंड के लिए ये नर्व इंपल्स भेजता है। किसके पास? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास कि हाँ भाई अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंस्पायरेशन होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंस्पायरेशन होगा, ठीक है। ये देखो मेड्यूला है, मेड्यूला किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। मेड्यूला के अंदर डीआरजी प्रेजेंट है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, क्योंकि यही इंस्पायरेशन के लिए क्या है? नर्व इंपल्स सेंड करता है दोनों मसल्स के पास, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, ठीक है। उसके पास सिग्नल भेजेगा दोनों मसल के पास, जब भी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो ये सिग्नल भेजता है हमारे पास डीआरजी, ठीक है। डीआरजी कितनी देर के लिए एक्टिवेट रहता है? 2 सेकंड्स के लिए। कितनी देर के लिए एक्टिवेट रहता है? 2 सेकंड्स के लिए, ठीक है। डीआरजी सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए जो है एक्टिव रहता है और इंस्पायरेशन करवाता है, ठीक है। इंस्पायरेशन सिर्फ और सिर्फ डीआरजी की वजह से होती है, जो कि मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा डीआरजी, ठीक है। और फिर डीआरजी जब एक्टिवेट होता है तभी हमारे पास इंस्पायरेशन होती है, ठीक है। इंस्पायरेशन हमारे पास तभी होती है। हमने देखा जो हमारे पास डीआरजी या मेड्यूला के अंदर वो 2 सेकंड के लिए ऑन रहता है, 2 सेकंड के लिए एक्टिवेट रहता है, ठीक है। 2 सेकंड के लिए वो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास सिग्नल भेजता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन होती है। लेकिन 2 सेकंड के बाद क्या होता है? एक्सपायरेशन कैसे होगी? बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना। जो हमारे पास पोन्स रीजन होता है ब्रेन के अंदर, इसके अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। कौन सा सेंटर प्रेजेंट होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कट ऑफ सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। कट ऑफ सेंटर भी बोलते हैं जिसको। ये हमारे पास वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है जो कि मेडुला के अंदर डीआरजी प्रेजेंट है उसको स्विच ऑफ करने का काम करता है, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो हमारे पास पोन्स रीजन में प्रेजेंट है, ये डीआरजी को ऑफ कर देगा, डीआरजी को स्विच ऑफ कर देगा। अब जो डीआरजी था वही तो हमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास सिग्नल भेजता था ना कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब डीआरजी को न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने ऑफ कर दिया तो सिग्नल कहाँ पे जाएंगे? सिग्नल तो जाएंगे नहीं, वो तो स्विच ऑफ हो गए ना, सिग्नल तो जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो डीआरजी कोई भी सिग्नल नहीं भेजेगा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास, जिसके कारण वो रिलैक्स हो जाएंगे, जिसके कारण वो रिलैक्स हो जाएंगे। और कितनी देर तक नहीं भेजेगा? कितनी देर तक? न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है उसको काम नहीं करने देगा, फॉर 3 सेकेंड्स, ठीक है, फॉर 3 सेकेंड्स। एक्सपायरेशन कितनी देर का होता है? 3 सेकेंड्स का होता है, ठीक है। एक्सपायरेशन कितनी देर का होता है? 3 सेकेंड्स का होता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट फॉर 3 सेकेंड्स, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्विच ऑफ डीआरजी। जो हमारे पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोन्स के अंदर प्रेजेंट है वो डीआरजी को, जो मेडुला के अंदर प्रेजेंट है, उसको ऑफ कर देगा, ठीक है। डीआरजी को ऑफ कर देगा। डीआरजी हमें पता है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ये, ठीक है।
जो मेडुला के अंदर प्रेजेंट है। डीआरजी कैन नॉट फंक्शन एंड सेंड सिग्नल टू डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डीआरजी जो है वो फंक्शन नहीं कर सकता क्योंकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने उसे ऑफ कर दिया, तो वो सिग्नल भी नहीं भेज सकता डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगी नहीं, रिलैक्स करेंगी, है ना। बोथ मसल्स रिलैक्स लीडिंग टू एक्सपायरेशन। दोनों मसल्स रिलैक्स कर रही है जिसके कारण क्या होगा, हमारे पास एक्सपायरेशन होगा। क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। एक बार फिर से सुनो, ये हमारे पास पोन्स रीजन था ब्रेन का, ठीक है, जिसके कारण न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है, जिसके अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर को हम कट ऑफ सेंटर भी बोलते हैं, जो कि ऑफ कर देगा डीआरजी को, ठीक है, ऑफ कर देगा डीआरजी को, स्विच ऑफ कर देगा डीआरजी को। जब डीआरजी को न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने बंद कर दिया तो वो सिग्नल क्या भेजेगा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास, नहीं भेज सकता वो सिग्नल, जिसके कारण दोनों ही मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। और कितनी देर तक, कोई सिग्नल नहीं जाएगा फॉर 3 सेकेंड्स, ठीक है, 3 सेकंड तक कोई सिग्नल नहीं जाएगा और 3 सेकंड तक वो रिलैक्स करेंगी और एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपायरेशन का था, न्यूरल रेगुलेशन, ठीक है। एक्सपायरेशन कितनी सेकंड के लिए होता है, 3 सेकंड के लिए होता है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता 3 सेकंड तक, ठीक है। 2 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन होता है, 3 सेकंड का फिर हमारे पास रिलैक्सेशन होता है। एक बार हम फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि न्यूरल रेगुलेशन में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। जो हमारे पास इंस्पायरेशन होता है, डीआरजी उसके अंदर ऑन हो जाता है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो ऑफ हो जाता है। डीआरजी कितने टाइम के लिए, कितने सेकंड्स के लिए ऑन होता है, 2 सेकंड्स, ठीक है। और पीटी का मतलब यहाँ पे है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और डीआरजी का तो हमें पता है ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो कि मेडुला में प्रेजेंट होता है। और जो पीटी होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर पोन्स के अंदर, ठीक है, पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है, जो डीआरजी होता है हमारा वो ऑफ हो जाता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो ऑन हो जाता है फॉर 3 सेकंड्स। जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑन होता है तो वो स्विच ऑफ कर देता है डीआरजी को, और जब वो डीआरजी को ही स्विच ऑफ कर देगा तो कोई सिग्नल नहीं जाएगा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास। जब कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, उनका रिलैक्सेशन होगा। और फिर क्या होगा, जब दोनों मसल रिलैक्स कर जाएंगे तो एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। ये कितने सेकंड्स के लिए होता है, 3 सेकंड्स के लिए होता है। पीटी कितने टाइम तक डीआरजी को स्विच ऑफ करता है, फॉर 3 सेकंड्स, ठीक है, कोई फंक्शन नहीं करने देता उसको डीआरजी को, ठीक है। ये थी हमारे पास एक ब्रेथ, ठीक है, ये हमारे पास है सेकंड ब्रेथ, ठीक है। एक ब्रेथ कितने सेकंड्स की होती है, 5 सेकंड्स की होती है। 1 मिनट के अंदर कितनी बार इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं हम, 12 टाइम्स, ओके, 12 टाइम्स, स्टैंडर्ड वैल्यू है 12, ठीक है। वैसे 1 मिनट के अंदर 12 to 16 गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, बट स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास 12 टाइम्स जो है हम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं 1 मिनट के अंदर, ओके। ये था हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की कैसे होता है, न्यूरल रेगुलेशन कैसे होती है इनकी, ठीक है, फिनिश होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।